आज हम शक्ति की संकल्पना का अध्ययन करेंगे। शक्ति राजनीति सिद्धांत की अन्य संकल्पनाओं की तरह एक ऐसी संकल्पना है जिसकी कोई सर्वसम्मत परिभाषा नहीं है। साधारणतः लोग जो कुछ करना चाहते हैं उनसे वैसा कराने की क्षमता को शक्ति की संज्ञा दी जाती है। तो सबसे पहले हम व्हाट इज़ पावर या शक्ति क्या है इसका अध्ययन करेंगे और इसके अंतर्गत ये जानने का प्रयास करेंगे कि शक्ति वास्तव में होती क्या है। परंतु जिस प्रकार राजनीति के अंतर्गत राजनीति विज्ञान की जो अन्य संकल्पनाएं हैं या राजनीतिक सिद्धांत की जो अन्य संकल्पनाएं हैं उनकी कोई सर्वसम्मत परिभाषा नहीं है, उसी तरह शक्ति की भी कोई हम सर्वसम्मत परिभाषा नहीं दे सकते, क्योंकि वो शक्ति भी अपने आप में एक बहुत ही व्यापक संकल्पना है और अलग अलग संदर्भों में इसकी अलग अलग व्याख्या की जा सकती है। फिर भी संक्षेप में साधारणतः शक्ति से क्या तात्पर्य है उसको समझने का प्रयास करेंगे। तो शक्ति एक तरह से जो लोग साधारणतः लोग जो कुछ नहीं करना चाहते हैं उनसे वैसा कराने की क्षमता को हम शक्ति की संज्ञा देते हैं प्राय। और राजनीति के क्षेत्र में शक्ति की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। शक्ति राजनीति की बुनियादी संकल्पना है, यह राजनीति विज्ञान की आधार सामग्री है। अर्थशास्त्र में जो स्थान मुद्रा का है, राजनीति शास्त्र में वही स्थान शक्ति का है। शक्ति के बिना समाज में शांति व्यवस्था, सुरक्षा, खुशहाली कुछ भी स्थापित नहीं किया जा सकता। राजनीतिक शक्ति अन्य मनुष्य के कार्यों और मस्तिष्क पर नियंत्रण करना होता है। शक्ति की परिभाषाएं विभिन्न विचारकों के विचार में। रॉबर्ट बास्टेड का ये मानना है कि शक्ति बल प्रयोग की योग्यता है, न कि उसका वास्तविक प्रयोग। आर.एम. मैकाइवर ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक द वेब ऑफ गवर्नमेंट में शक्ति की परिभाषा इस प्रकार दी है कि यह व्यक्तियों के व्यवहार को नियंत्रित करने, विनियमित करने तथा निर्देशित करने की क्षमता है। रसेल के अनुसार शक्ति का तात्पर्य मनचाहा प्रभाव पैदा करना है। हेराल्ड लासवेल के अनुसार मूल्यों को अधिकाधिक प्राप्त करने का जो संघर्ष है वही शक्ति संघर्ष है। मार्गिन थाउ का मानना है कि हर प्रकार की राजनीति, चाहे वो घरेलू हो या अंतर्राष्ट्रीय, शक्ति संघर्ष की एक प्रक्रिया है। राजनीति सिद्धांत की जितनी भी संकल्पनाएं हैं उनमें शक्ति अपना एक केंद्रीय स्थान रखता है, क्योंकि वो सभी शक्ति के इर्द गिर्द ही घूमती हैं और शक्ति के बिना संचालित नहीं हो सकती हैं। साधारणतः शक्ति की जो चिर प्रचलित अवधारणा है मुख्यतः दूसरों के ऊपर प्रयुक्त शक्ति का संकेत देती है, परंतु समकालीन सामाजिक चिंतन के अंतर्गत शक्ति के दूसरे अर्थ अर्थात कुछ करने की शक्ति को भी मान्यता दी जाती है। और इस अर्थ में शक्ति से अभिप्राय है अपनी इच्छा और उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए अपेक्षित संसाधनों तक पहुँच। और ये शक्ति का कुछ करने के संदर्भ में शक्ति का जो अर्थ है वो इसलिए आया कि समाज के जो कुछ वर्ग ऐसे हैं जो किन्हीं कारणों से उस पहुँच से वंचित रहे हैं, उनको वो सब पहुँच मिल सके, उनको वो शक्ति मिल सके। इसके अंतर्गत जब हम स्त्रियों के सशक्तिकरण की बात करते हैं या निर्धनों के सशक्तिकरण की बात करते हैं तो हमारा तात्पर्य इसी प्रकार की शक्ति से है कि इन वर्गों को, स्त्रियों को या निर्धन लोगों को वो सब भौतिक शक्तियाँ या वो सब भौतिक संसाधन उनको मिले जिनके कारण वो उन लक्ष्यों या उद्देश्यों को प्राप्त करने में विफल रहे या वंचित रहे। तो इस प्रकार वर्तमान समय में शक्ति का जो अर्थ है वो एक नए रूप में भी है। ये कुछ कार्यों को करने की क्षमता भी शक्ति है। कुछ कार्यों को करने की क्षमता को भी शक्ति की इस मान्यता के अंतर्गत रखा गया है। और इस अर्थ में शक्ति से अभिप्राय अपनी इच्छा और उद्देश्यों की पूर्ति के लिए अपेक्षित साधनों तक की पहुंच, जिसके अंतर्गत सम्मिलित है। शक्ति, सत्ता, वैधता। शक्ति के साथ जब
वैधता जुड़ जाती है तो वह सत्ता का रूप धारण कर लेती है। शक्ति की भूमिका तब महत्वपूर्ण होती है जब वो वैधता प्राप्त कर लेती है, क्योंकि वैधता प्राप्त करने पर ही वो सत्ता का रूप धारण करती है, अर्थात लोगों की सहमति उसके साथ जुड़ जाती है। किसी नियम या निर्माण की वैधता से यह संकेत मिलता है कि लोग उस नियम या निर्णय को अपने लिए और सारे समाज के लिए उपयुक्त एवं कल्याणकारी समझते हैं, इसीलिए उसे मन से स्वीकार करते हैं और उसके पालन के लिए तत्पर रहते हैं। इस प्रकार शक्ति जनता की सहमति प्राप्त कर आधिकारिक सत्ता का रूप धारण कर लेती है। जब हम संसद, मंत्रिमंडल, अधिकारी तंत्र, राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों की चर्चा करते हैं तब हमारा अभिप्राय उनकी सत्ता के क्षेत्रों से ही होता है। एनालिसिस ऑफ पावर, शक्ति का विश्लेषण। लासवेल और कैटलिन के अनुसार हम शक्ति को संक्षेप में देखने का प्रयास करेंगे। लासवेल ने 3 प्रमुख पुस्तकें लिखी: कौन, कब, क्या, कैसे प्राप्त करता है, शक्ति और समाज, साइकोपैथोलॉजी एंड पॉलिटिक्स। और इसके अंतर्गत इन पुस्तकों के अंतर्गत लासवेल ने शक्ति के विभिन्न पक्षों को विवेचित करने का प्रयास किया। लासवेल की जो शक्ति संबंधी विचार हैं उसके अंतर्गत लासवेल का ये मानना है, लासवेल ने विभिन्न मूल्यों की चर्चा की है और उनमें से 3 प्रमुख मूल्य बताए हैं: संपत्ति, सुरक्षा, मान अर्थात सम्मान। और ये मूल्य शक्ति के प्रयोग और वितरण को प्रभावित करते हैं। उच्च वर्ग के लोग जब अपने विभिन्न साधनों के माध्यम से शक्ति के पदों पर पहुंचते हैं और उन पर कायम रहते हैं और अपनी सुरक्षा, आय तथा आदर प्राप्त करने का प्रयास करते हैं और इस प्रकार अधिकाधिक मूल्यों की प्राप्ति करते हैं, तो यह अल्पसंख्यक वर्ग बहुसंख्यक वर्ग पर अपना प्रभाव स्थापित करता है। यानी जिन लोगों के पास ज़्यादा से ज़्यादा मूल्य लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मूल्यों की प्राप्ति होती है, उन मूल्यों को प्राप्त करने के अवसर होते हैं, वो प्राय अल्पसंख्यक होते हैं और अपने इन मूल्यों के कारण उनको जो शक्ति प्राप्त हो जाती है, जो प्रभाव प्राप्त हो जाता है, उसके माध्यम से वो बहुसंख्यक वर्ग पर अपना प्रभाव स्थापित करते हैं। इसीलिए लासवेल ने राजनीति विज्ञान को प्रभावशाली का अध्ययन माना है और ये कहा है कि शक्ति अपने आप में मूल्य भी है और अन्य मूल्यों की प्राप्ति का साधन भी है, और जिस व्यक्ति के पास जितने अधिक मूल्य होंगे वो उतना ही अधिक प्रभावशाली होगा और अपना प्रभाव अन्य लोगों पर रखेगा। इस प्रकार मूल्यों का संघर्ष ही शक्ति संघर्ष है। लासवेल के अनुसार इस प्रकार मूल्यों का संघर्ष ही शक्ति संघर्ष है। राजनीति में शक्ति की धारणा मूलभूत है क्योंकि राजनीतिक प्रक्रिया शक्ति के निर्धारण, वितरण तथा प्रयोग से संबंधित है। ऐसा लासवेल का मानना है कि राजनीति का मुख्य जो कार्य है वो शक्ति का निर्धारण, वितरण और प्रयोग है। राजनीति पूरी तरह से इन्हीं कार्यों के प्रति शक्ति के इन 3 पक्षों से संबंधित कार्यों में रत रहती है। कैटलिन ने भी राजनीति विज्ञान को शक्ति का विज्ञान माना और उन्होंने ये माना कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी इच्छाओं को पूरा करना चाहता है और ये इच्छाएं उसके समस्त कार्यों का आधार होती हैं। इससे विभिन्न व्यक्तियों की इच्छाओं के मध्य संघर्ष होता है और अपनी अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए दूसरे की इच्छाओं को नियंत्रित करने लगते हैं और अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए दूसरों की इच्छाओं को नियंत्रित करना आवश्यक होता है और यही शक्ति के संघर्ष का कारण बनता है। तो इस प्रकार एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति पर, एक समूह दूसरे समूह पर अपना नियंत्रण करना चाहता है और इन नियंत्रणों की व्यवस्था करने के लिए संस्थाओं का गठन किया जाता है और नियंत्रण की प्रत्येक प्रक्रिया राजनीति का अंग है। तो इस प्रकार कैटलिन का शक्ति से तात्पर्य प्रभुत्व व सैन्य शक्ति से नहीं है, वरन कैटलिन ने शक्ति को नियंत्रण के रूप में परिभाषित किया है, इच्छाओं के संघर्ष के रूप में देखा है और इच्छाओं का संघर्ष कहीं न कहीं नियंत्रण को स्थापित करता है। तो इस प्रकार हमने लासवेल और कैटलिन के अनुसार शक्ति की संकल्पना को देखा। इसके साथ ही
शक्ति एप्लीकेशन ऑफ पावर यानी शक्ति का प्रयोग किस प्रकार से होता है, किस रूप में होता है, विभिन्न विचारकों ने इसको किस प्रकार विवेचित किया है। अरस्तु का मानना है कि उत्तम राजनीतिक प्रणालियां भी स्थिर नहीं रह पाती हैं। अरस्तु ने विभिन्न शासन प्रणालियों का अध्ययन कर यह निष्कर्ष निकाला कि उत्तम राजनीतिक प्रणालियां भी स्थिर नहीं रह पाती हैं, क्योंकि शासन के स्तर पर शक्ति का प्रयोग अनेक समस्याओं को जन्म देता है। क्योंकि सच्चरित्र बने रहना भी कठिन हो जाता है, इसलिए अरस्तु ने यह मान्यता रखी थी कि शक्ति और सद्गुण एक साथ नहीं रह सकते। 19वीं शताब्दी में लॉर्ड एक्टन का भी ये मानना था कि जब मनुष्यों को शक्ति मिल जाती है तो वो शक्ति के कारण भ्रष्ट होते हैं, और पूर्ण शक्ति मिल जाती है, किसी तरह से उस पर प्रतिबंध नहीं होता तो पूर्ण रूप से भ्रष्ट कर देती है। तो शक्ति भ्रष्ट करती है और पूर्ण शक्ति पूर्ण रूप से भ्रष्ट करती है, ऐसा एक्टन का मानना है। इसी तरह से मॉन्टेस्क्यू ने शक्ति पृथक्करण और नियंत्रण और संतुलन का सिद्धांत दिया। मॉन्टेस्क्यू का मानना था कि शासन के अंग पृथक पृथक होना चाहिए, परंतु फिर भी शासन की एक शक्ति दूसरी शक्ति पर नियंत्रण रखे, उस पर रोक लगाए, और शासन सीमित होना चाहिए। जुवेनाल ने इसी प्रकार फ्रांसीसी दार्शनिक जुवेनेल ने शक्ति के जमाव को रोकने के उपायों पर बल दिया। उन्होंने अपनी पुस्तकों ऑन पावर, सॉवरेंटी, द प्योर थ्योरी ऑफ पॉलिटिक्स के अंतर्गत ये चेतावनी दी कि राजनीति को केवल संस्थाओं का विषय बनाया कर नहीं समझा जा सकता, इसमें शक्ति की विशेष भूमिका होती है। शक्ति मनुष्य द्वारा मनुष्य को गतिमान करने में निहित है। शक्ति के सार्थक प्रयोग के लिए ऐसी नई संस्थाओं का निर्माण जरूरी है जो ऊपर के स्तर पर व्यक्तिगत शक्ति के दुरुपयोग को रोक सके और नीचे के स्तर पर व्यक्तिगत शक्ति को उभरने ना दे। तो इस प्रकार जुवेनेल ने शक्ति के जमाव को रोकने के उपायों पर बल दिया। इसी तरह सीबी मैकफर्सन ने दो प्रकार की शक्तियों में अंतर किया, दोहन शक्ति और विकासात्मक शक्ति। सीबी मैकफर्सन का मानना है कि दोहन शक्ति उद्देश्यों की पूर्ति के लिए दूसरों की क्षमताओं का कितना प्रयोग कर सकते हैं इस पर निर्भर करता है, और विकासात्मक शक्ति मनुष्य अपनी क्षमताओं का कितना विकास और प्रयोग कर सकता है इस पर निर्भर करता है। और मनुष्य अपनी विकासात्मक शक्ति का जितना अधिक विस्तार करेगा, जितना अधिक उसका विकास करेगा, उसकी सृजनात्मक स्वतंत्रता उतनी ही बढ़ती जाएगी। यानी जितना अधिक वो विकास करता जाएगा उतना अधिक वो और अधिक स्वतंत्र होगा और अधिक विकसित होगा, उसकी सृजनात्मकता बढ़ती चली जाएगी। तो इस प्रकार शक्ति का प्रयोग किस किस प्रकार से किया जा सकता है, अरस्तु ने उसको अपने तरीके से बताया। लॉर्ड एक्टन ने उसको उस शक्ति के अंतर्निहित जो बुराई है उसको समझाने का प्रयास किया कि शक्ति अपने आप में ही किस तरह से शक्ति को अगर नियंत्रित नहीं रखा जाए तो वो व्यक्ति को भ्रष्ट करती है, और अगर पूर्ण शक्ति है तो उसको पूर्ण रूप में भ्रष्ट करती है। इसी प्रकार मॉन्टेस्क्यू ने, जुवेनेल ने अपने अपने तरीके से शक्ति के प्रयोग क्षेत्रों को बताने का प्रयास किया कि कैसे इनका प्रयोग होना चाहिए। इस प्रकार हमने शक्ति की संकल्पना का संक्षेप में विवेचन किया कि शक्ति होती क्या है, और कैटलिन और लासवेल ने किस प्रकार इसको विवेचित किया है, और शक्ति का प्रयोग क्षेत्र कहाँ कहाँ हो सकता है। थैंक यू।